चलिए सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में हमने ई वाणिज्य और ई मार्केटिंग देख लिया था। हम पढ़ रहे हैं आरएस मेंस का पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड का खंड ब, क्लियर मैनेजमेंट से संबंधित है। अब इसी में हम स्टार्ट करते हैं धन को अधिकतम करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको अपन पैरेलली समझ लेंगे, मतलब कि लाभ का अधिकतमीकरण। क्लियर? फिर उसको समझेंगे, पहले एक बार ये देख लो। और यह टॉपिक का जो मेन हेडिंग रहेगी वो ध्यान रखना, ये जो धन का अधिकतमीकरण है, ये आता है आपके वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, मतलब जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंतर्गत आता है कि किसी भी वित्त प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है। तो सामने से रोशनी आ रही तो हो सकता है आपको लाइट में कभी तो कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। एक बार मैं लाइट और जला देता हूँ दोस्तों। पता नहीं इससे फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। चलिए, कोई भी व्यवसायी जब व्यवसाय स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटो क्या होता है। जैसे मैंने अगर समोसे बेचने के लिए हलवाई की दुकान खोली तो मेरा मेन मोटो क्या है। मेरा एक तो मेन मोटो ये है कि मेरा जैसे पैशन है फूड के चैन में काम करना, अच्छा स्वादिष्ट ऐसा कोई फास्ट फूड या बनाना और कंज्यूमर को देना जिससे उनको आनंद आ जाए कि यार अगर खाओ तो विकास जी की दुकान का समोसा खाओ। एक तो आत्मसंतुष्टि ही हो जाए। साथ ही साथ क्या ये मैं फ्री में करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मैं किसी न किसी लाभ के लिए करूँगा, प्रॉफिट के लिए करूँगा, ये हो ना। तो किसी भी व्यवसाय का जब प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो इसमें दो विचारधाराएं काम करती हैं। किसके अंतर्गत? वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य में दो विचारधाराएं काम करती हैं। एक तो काम करती है लाभ का अधिकतमीकरण और दूसरा करती है धन का अधिकतमीकरण। इसका डिफरेंस समझते चलना। हमारे सिलेबस में जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम दोनों समझ लेंगे, दोनों ऐसा समझ लेंगे तुम्हारे को कहीं संकट नहीं आएगा। अगर उसने डिफरेंस पूछ लिया प्रॉफिट और वेल्थ तो भी आप बताने के लायक हो। अगर किसी बावड़े ने बैठ के अगर वेल्थ की जगह आपको ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दे दिया तो भी आप कर लोगे। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, किसी भी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और मेरे साथ हो तो आपको रटने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस जैसे समझाते जा रहे हैं बस वैसे समझते जाना। तो हमने क्या समझा, किसी भी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लाभ को अधिक से अधिक कमाना, लाभ अर्जित करना किसी भी व्यवसाय का क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्लियर? अब देखो थोड़ा ये समझो, ये जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। कैसी विचारधारा है ये प्रारंभिक विचारधारा है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं, आधुनिक विचारधारा बोलते हैं। किसकी? ये जो आपके वित्तीय प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत। क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या हो गया, प्राथमिक उद्देश्य हो गया और इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि जो व्यवसायी है, ठीक है, उस व्यवसाय का जब प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? अब इसके पक्ष में और विपक्ष में इस विचारधारा के कुछ बातें हैं, उनको भी समझते चलो। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में देखें तो अब आप खुद सोचो कि भाई लाभ कमाने का सबसे मतलब पॉजिटिव क्या फ़ायदा होगा, अधिक से अधिक लाभ कमाना है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बाजार में आपकी साख बनेगी, मतलब आप खूब प्रॉफिट कमा रहे हो और लाला जी खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्रैक्टिसेस यू डू इन योर बिजनेस। मतलब कि उससे कोई मतलब नहीं है कि आप नैतिक रूप से कमा रहे हो या आप कोई गलत काम करके कमा रहे हो। आपने अगर यदि समोसे का बनाने की दुकान खोली तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि समोसे में आप शुद्ध आलू ले रहे हो या सड़े हुए आलू ले रहे हो, वो डिफर बात है। लेकिन आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है
लाभ कमाना, प्राथमिक उद्देश्य हमारा लाभ कमाना है, ठीक है। तो सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ क्या हो जाएगी कि हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक लाभ के अंतर्गत हम इसको बोलते हैं कि साहब ये आपके धंधे की आर्थिक कुशलता का क्या है, मापदंड है। हम यही तो मानते हैं। किसी भी दुकान पे आप जाओगे तो आप क्या बोलोगे, यार प्रॉफिट कितना कमाता है ये दुकानदार, बोलो भाई जी 100 रुपये का सामान बेचता है और 20 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, 20% प्रॉफिट कमाता है, बढ़िया कमा रहा है। तो लाभ क्या है, किसी भी व्यवसाय का लाभ उसका आर्थिक कुशलता का मापदंड भी है। और देखो दूसरा आता है लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण से क्या आशय, समोसा बनाया, एक तो बढ़िया समोसे में आलू डालने के लिए आता है 10 रुपये किलो, एक आता है भैया 8 रुपये किलो सड़ा गला, और एक और आता है बिल्कुल ही कंडम जो बच जाता है एंड में 6 रुपये किलो मिल रहा है। तो भैया ये है धन का अधिकतमकरण, वेल्थ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे 10 रुपये का बढ़िया आलू ही डालूँ, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको ये कि भैया लाभ किस में हो रहा है, 6 रुपये कैसे हो रहा है, 6 रुपये किलो आलू लेके आके डालो। क्लियर, लागत नियंत्रण हो गया इसमें। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा इसमें फ़ायदा आपका लाभ को अधिकतम करने में हो जाएगा, आर्थिक कुशलता हो गया, लागत नियंत्रण हो गया, हाँ एक हो गया आपका शोषण। देखो शोषण ना लेके अपन इसमें ले लेते हैं, लेस मार्केटिंग। देखो पहले मेरी कॉस्ट कंट्रोल कर ली, कॉस्ट कंट्रोल करने के साथ साथ मैंने क्या किया, लाभ कमाना अधिक हासिल कर लिया। तो अपने ध्यान हो तो पुराने आपके, जब कभी कोई बिजनेस में हो और आपके पिताजी भी उसी बिजनेस में, आप कहते हैं पापा यार अखबार में ऐड दो बढ़ाएंगे, तो आपके पिताजी क्या बोलेंगे, नहीं नहीं साहब अपना खूब कमा रहे हैं, तो बाप कणी का इसमें और लगा देगा 1000 रुपये कहीं ऐड दे के आएगा, उतनी अपनी कमाई नहीं होगी। तो अपने तो भैया अधिकतम लाभ जो इससे कमा रहे हैं वही कमाने दो इसको, और आप इसको इनफोर्ड मतलब और बढ़ाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मार्केटिंग भैया लेस एक्सपेंस होता है इसमें। क्लियर, अगली बात, भावी जो आपकी अनिश्चितता होती हैं इसको ये क्या कवर कर लेता है, ढांक लेता है। जैसे कि अगर आप अच्छा लाभ कमा रहे हो तो भविष्य में आने वाली समस्याओं को भी आप क्या कर जाओगे, पार पा जाओगे। उससे जो भी भावी अनिश्चितता होंगी उसके प्रति आप पहले से सुदृढ़ रखोगे अपने किसको, व्यवसाय को। ये हमें से कुछ लाभ देखने को मिलते हैं। क्लियर, अब हम इसके नेगेटिव पॉइंट सोचते हैं। देखो नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको जो लाभ बताए थे उसमें भी छिपे हुए थे। जैसे अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो देखो ये लाभ का मैक्सिमाइजेशन है, इसका पहला ही नेगेटिव पॉइंट आप लिखना कि ये बड़ी अस्पष्ट अवधारणा है। ये कैसी अवधारणा है, अस्पष्ट अवधारणा है। कैसे, देखो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट कमाना, इसने प्रॉफिट में भी भेद नहीं किया है। अगर आप देखो तो प्रॉफिट कितने तरीके के होते हैं, देखो साहब एक आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक आपका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, एक आपका मार्जिनल होता है, ठीक है, और एक होता है आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, एक आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के भी कई सारे आपके क्या हो गए, टाइप हो गए। क्लियर, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई किस प्रकार के प्रॉफिट को अधिकतम करना है। तो बड़ी ही अस्पष्ट क्या है दोस्तों, ये अवधारणा है। ठीक है, अगली चीज समझो, सबसे बढ़िया इसका एक और पॉइंट आता है नेगेटिव में, मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष मुद्रा का मूल्य और समय के सापेक्ष की अवधारणा का आपने क्या करते हो, उसमें अवहेलना करते हो। कैसे, इसको समझो। मैंने क्या बोला, जो मुद्रा का जो मूल्य है
उसका समय के सापेक्ष इसके अंतर्गत ध्यान नहीं देते। कैसे, यूँ समझो उसको, समय के सापेक्ष अपेक्षा। एग्जाम्पल से समझो, देखो जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, हाँ, आपको बोला कि साहब एक प्रोजेक्ट ये है और एक प्रोजेक्ट ये है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। प्रोजेक्ट ए में आपको बोला कि पहले साल ही आप काम करोगे तो आपको कितने रुपए का लाभ होगा, 1000 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। दूसरे साल आप काम करोगे तो 500 रुपये का लाभ होगा और तीसरी साल आप काम करोगे तो 100 रुपये का लाभ होगा। यहाँ तक स्पष्ट है। प्रोजेक्ट बी कहता है पहली साल काम करोगे तो 500 रुपये का लाभ होगा और तीसरी साल काम, मतलब पहली साल 100 रुपये, दूसरी साल 500, तीसरी साल 1000 रुपये का लाभ होगा। टोटल लाभ कितने का हो गया, 1600 रुपये का हो गया। प्रोजेक्ट ए में भी भैया 1600 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रोजेक्ट बी में भी 1600 रुपये का लाभ हो रहा है। तो धन का अधिकतम जो है उसके अनुसार कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा। देखो धन के अधिकतमीकरण के अनुसार आप क्या बोलोगे, प्रोजेक्ट ए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अभी तक तो क्लियर। अब सुन जाओ, कंडीशन बदल रहा हूँ। तीसरे साल 50 रुपये लाभ हो रहा है, किसमें, प्रोजेक्ट ए में। तो टोटल इसको लाभ कितना हो गया भैया, 1550 रुपये। अब धन का अधिकतमीकरण क्या बोलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलेगी, प्रोजेक्ट बी इज बेटर देन प्रोजेक्ट ए। लेकिन अब उनको बोलो, अरे बावड़ी झाल रहो, कि जो पहली साल तुम्हें 1000 रुपये मिलेंगे और ये जो थर्ड ईयर में 1000 रुपये तुम कमा रहे हो, इसकी जो मुद्रा की वैल्यू है समय के सापेक्ष, इसमें तो बड़ा अंतर है। 3 साल पहले सपोज करो मेरे समोसे की कीमत 10 रुपये थी, ठीक है ना। आज 3 साल बाद ये मेरा समोसा 15 रुपये का हो गया। हाँ, आगे हमारे कॉमर्स में कॉन्सेप्ट आता है नेट वैल्यू वाला, उसके हिसाब से निकालेंगे ना तो बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर। बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वहाँ तो करोड़ों में चलता है कि पहली साल यदि आपको 50 करोड़ मिल रहे हैं और पहली साल यहाँ पे आपको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको जाके तीसरे साल में 50 करोड़ मिल रहे हैं और यहाँ पे अगर आपको 30 साल में जाके 10 करोड़ मिल रहे हैं, तो कौन सा ठीक रहेगा। अरे भैया जो पहली साल ही मिल गया 1000 रुपये, इसकी कीमत ज़्यादा है। आज के समय 1 रुपये यदि किसी चीज़ की कीमत है तो 3 साल बाद और 90 पैसे 80 पैसे का ही रह जाएगा। उस 1 रुपये की कीमत हमेशा समय के सापेक्ष घटती चली जाती है। हमारे पिताजी कई बार कहते हैं, अरे बड़ा तुम सामान बिगाड़ते हो, हमारे टाइम में तो घी आ जाया करता था 100 रुपये का लीटर, अब तो 1000 रुपये का भी लीटर बढ़िया घी नहीं आता। मतलब उस समय 100 रुपये की जो मुद्रा की वैल्यू थी वो अधिक थी आज के बनिस्पत 1000 रुपये की वैल्यू के बराबर, ठीक है ना। मतलब उस समय का 100 रुपये और आज का 1000 रुपये 10 गुना उस मुद्रा की वैल्यू में क्या आ गया, डिग्रेडेशन आ गया। समझ रहे हैं आप, वस्तु के कंपैरिजन में। तो ये क्या कर रहा है, मुद्रा का जो मूल्य होता है समय के सापेक्ष या समय के अपेक्षा, उसको ध्यान में इसमें नहीं रखा जाता। किसमें, लाभ के अधिकतमीकरण में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम जब तक नहीं समझ सकते जब तक कि ये पुरानी विचारधारा को हम ना समझ लें। अब रटने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आपने देखा कि पहली तो अस्पष्ट अवधारणा है, दूसरा हमने देखा मुद्रा के समान मूल्य की इसमें अपेक्षा की गई है, तीसरा और देखो, जोखिम तत्वों की भी इन्होंने क्या करी है, अवहेलना की गई है। उसको देखें कैसे। ये क्या ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये तो ये देखता है भैया कि लाभ कहाँ अधिकतम हो रहा है। जोखिम के तत्वों से क्या आशय है, ए और बी, ठीक है। ए में आपको लाभ हो रहा है 10 करोड़ रुपए, बी में आपको लाभ हो रहा है 15 करोड़ रुपए, ठीक है। 10 करोड़ रुपए जो आपको लाभ हो रहा है ये तो भैया पक्का है, सर्टेन है, पक्का ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए।
15 करोड़ का जो भैया आपको लाभ है ये कैसा है, अनसर्टेन है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। तो ये जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल लाभ का अधिकतमीकरण का सिद्धांत है, ये क्या बोलेगा, जिसमें लाभ हो रहा है अधिक वह आप क्या करो, प्रोजेक्ट ले लो या वो सामान या उसके अंतर्गत आप अपना निवेश कर दो। क्लियर? 10 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ सर्टेन है, 15 करोड़ अनसर्टेन है, तो लाभ का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या बोलेगा भैया, ये ले लो आप। ठीक है, अगला नेगेटिव इसमें एक आता है, शोषण की प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहा है तो हम देखते हैं ना, जो इसके कर्मचारी होते हैं, जो इनके डीलर होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, बड़ी ज्यादती करते हैं। तनख्वाह मांगने जाते हो, चुप कर, 100 रुपये में काम करना है तो कर ले, 90 देंगे, 80 देंगे, बोलेंगे कि ये 10-10 रुपये तेरे जोड़ के 6 महीने में देंगे, नहीं तो तू भाग जाए तो भाग जाए। तो कहने का तात्पर्य श्रम संबंधी नीतियों का इसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, किसमें, लाभ के अधिकतमीकरण में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। उनका मेन मोटो तो क्या होता है, कैसे करके मेरा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़िया हो जाए। क्लियर? और इसी शोषण की प्रवृत्ति में एक चीज़ और आ जाती है कि ये भी ध्यान नहीं रखते, ये कंज्यूमर का भी ध्यान नहीं रखते। ठीक है, इनका मेन क्या मोटो रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और यह जो कॉन्सेप्ट है ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव में आप ये भी कह सकते हो कि ये एक शॉर्ट टर्म नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि लघु अवधि का। ये नहीं देखते बाद में क्या होगा, इनका कहना है लाभ कमाओ, मौज करते जाओ, फटाफट प्रॉफिट बढ़ता रहना चाहिए, ये लघु अवधि का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, रिवाइज कर लो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जित करने का, किसी भी व्यवसाय का लाभ को अधिकतम करना ही व्यवसाय के स्वामियों को मूल उद्देश्य होता है। अधिकतम करना, स्वामियों का मूल उद्देश्य व्यवसाय में लाभ को अधिकतम करना। पॉजिटिव पॉइंट हमने देखे, ये एक आर्थिक कुशलता का मापदंड होता है। लागत नियंत्रण, मार्केटिंग में कम खर्चा, भावी अनिश्चितताओं से हमें बफर करता है, हमें उससे तैयार रहता है, भावी में कोई नुकसान हो जाए तो उससे, अगर हमारे पास अच्छा प्रॉफिट करके हमने जमा कर रखा है तो हम उसको फेस कर सकते हैं। नेगेटिव में हमने देखा बड़ी अस्पष्ट अवधारणा है, हमें यही नहीं पता कौन सा प्रॉफिट बोल रहा है, ये नेट प्रॉफिट बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है, मार्जिनल बोल रहा है, कौन सा प्रॉफिट बोल रहा है। एक भैया मुद्रा का मूल्य समय के सापेक्ष इसकी अपेक्षा कर रखी है, इसको आप ऐसे कर लेना, मुद्रा के मूल्य का समय की अपेक्षा। कि हमने मुद्रा के मूल्य में समय को ध्यान ही नहीं रखा। ठीक है ना, जोखिम तत्वों की अवहेलना कर रखी है, शोषण की प्रवृत्तियों में देखने को मिलती है। और ये कॉन्सेप्ट लघु अवधि का है, दीर्घ अवधि का नहीं है। ठीक है, दीर्घ अवधि में अगर आपको लाभ कमाना होता तो इस प्रकार के आप हरकत नहीं करते। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ और इसमें लिख लेना नेगेटिव पॉइंट में, भ्रष्टाचार को बढ़ाती है, भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ाती है। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे कि आपको टैक्स जमा कराना है, जीएसटी। अब मेरे समोसे में जीएसटी लगता है सपोज करो 18%। अब मैं क्या करूँगा, बिल नहीं काटूंगा, मेरे को तो प्रॉफिट मैक्सिमम करना है ना। तो भैया कि अपने तो जीएसटी जमा नहीं करानी, बिल मत काटो, काला धन इकट्ठा होता जाएगा। और भ्रष्टाचार भी हम कैसे कर रहा हूँ कि भैया बस प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। आपके यहाँ पे यदि कोई आ गया, कोऑपरेटिव फूड इंस्पेक्टर आ गया, तो आप क्या करोगे, देखो साहब ये पकड़ो, हमारे ख़राब आलू आ रहे हैं तो आने दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, अनैतिक व्यवहार करते हैं इसके अंतर्गत, जैसे आलू खराब लिया है, गंदा संदा सामान कैसा ही लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अब आप समझो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अब आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में संकट नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन समझने से पहले एक शब्द और समझ लें आप, अर्निंग पर शेयर। प्रति अंश मूल्य, यही बोल देंगे इसको। कैसे निकालते हैं,
इसका सारा जो लेना देना है अर्निंग पर शेयर से ही है। किसका? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि प्रति शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है वो देखा जाता है। जैसे कि मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, ठीक है, जब लाभांश का वितरण हुआ तो मुझे एक शेयर पर 10 रुपये मिला। क्या मिला? एक शेयर पे 10 रुपये मिला। और मेरे दोस्त के पास दूसरी कंपनी के 100 शेयर थे, उसको प्रति शेयर 5 रुपये मिले। मतलब टोटल मुझे तो मिले 1000 रुपये और मेरे दोस्त को मिले 500 रुपये। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हो गया कि मेरे कंपनी की जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो ज़्यादा है, जबकि हम दोनों के शेयर इक्वल हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये हम दोनों ने जो शेयर खरीदे थे वो भी समान रुपए के खरीदे थे। सपोज करो मैंने ये शेयर्स खरीदे थे 10,000 रुपये के, तो मेरे दोस्त ने भी ये शेयर कितने के लिए थे? 10,000 रुपये के लिए थे। तभी तो फेयर कंपैरिजन होगा। अगर ये 1,000 रुपये के शेयर लिए होते तो इसका प्रॉफिट में अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया है। लेकिन हमने शेयर समान कीमत के लिए, मेरे को डिविडेंड मिलता है 10 रुपये पर शेयर, इसको मिलता है 5 रुपये पर शेयर। तो ये क्या हो गया? 1,000 रुपये मुझे मिले, 500 रुपये इसको मिले। तो अर्निंग पर शेयर मेरा कौन सी कंपनी का बढ़िया हो गया? मेरी वाली कंपनी का बढ़िया हो गया। ठीक है, मतलब कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो मेरी कंपनी बढ़िया कर रही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेरी कंपनी वाले के शेयर बढ़िया कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो यह जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? इसका तो प्राथमिक उद्देश्य था लाभ को अधिकतम करना, और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होगा वह होगा अर्निंग पर शेयर को अधिकतम करना। कंपनी के जो अंश मूल्य हैं उनको अधिकतम करना। दोनों ही बात समान रहेगी। क्लियर है? अब डेफिनेशन में ये मत लिख के आ जाना कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी क्या होता है? धन का अधिकतम ही, धन को मतलब ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत व्यवसायी द्वारा लाभ को अधिकतम करना ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है, यह नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी वित्तीय प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य जिसमें व्यवसाय के अंशधारियों और व्यवसाय की संस्था के स्वामियों का संपदा में बढ़ोतरी होना, यही आपकी विचारधारा क्या कहलाती है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाती है। क्लियर? क्लियर है? पुनः बोल दूं, पुनः बोल देता हूं। वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य जिसमें व्यवसायियों के अंशधारियों अथवा स्वामियों की संपदा को अधिकतम करना। फिर आज बाद में एक एग्जांपल डाल देना, बाद में डालना आप अंशों की संख्या गुणा प्रति अंश मूल्य। इससे क्या होगा? हमारे आंसर में वजन हो जाएगा। जैसे अंशों की संख्या 1000 कर देना, प्रति अंश मूल्य 100 कर देना, तो आपके कंपनी की जो वेल्थ आई वो कितनी आई? 3 2 5 1 लाख रुपये आई। ठीक है? क्लियर है? बता सकते हो ना, इसमें कोई संकट तो नहीं है ना? तो मेरी कंपनी की यदि आप वेल्थ पूछोगे तो कैसे निकालोगे? आप मेरी कंपनी की वेल्थ निकालोगे अंशों की संख्या गुणा प्रति अंश मूल्य। और अंशधारी कौन होते हैं? शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के असली मालिक होते हैं। हमें ये लिख के आना है, इसको छोड़ना नहीं है। औरों से अगर आधा एक नंबर एक्स्ट्रा लाना है तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है? सूत्र ध्यान में आ गया? अंशधारियों की संपदा, अंशों की संख्या गुना प्रति अंश मूल्य। क्लियर? चलो, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक बार पूरा मैं रिमूव कर देता हूँ। ये कि छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होता है कि आधे आधे नंबर बढ़ते हैं ना एग्ज़ाम में, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। आते तो सबको हैं, उसका प्रेजेंटेशन, उनके कीवर्ड्स यदि हम लिखाएंगे तो औरों से हमें आधे नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अच्छा, ये बढ़ेंगे कैसे? हमारा मेन उद्देश्य क्या है? कंपनी के अंश मूल्य में वृद्धि होना। कंपनी के अंश मूल्य में वृद्धि होने के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 चीज़ों पर डिसीजन लेता है प्रबंधक। ठीक है ना? कौन सा लेता है?
एक तो आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन होते हैं, एक आपके फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल हो गया आपका, एक मिनट, विनियोजन और वित्तीय सुदृढ़ीकरण। इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल हो गया, हाँ, ये दो ही देख लो आप। यदि आपका इन्वेस्टमेंट आप बढ़िया करेंगे, ठीक है ना, सपोज करो मेरी कोई कंपनी है और आप देखते हैं कि किसी कंपनी ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया या किसी ऐसे कॉन्टिनेंट में इन्वेस्ट किया जहाँ पर बहुत संभावना है सेल्स होने की, तो एकदम से क्या होंगे, आपके अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएंगे। एक होता है वित्तीय सुदृढ़ीकरण, आप फाइनेंस लिया आपने कोई बाजार से, बहुत सस्ते दरों में आपने लोन उठा लिया, तो उससे भी क्या हो गया, आपके मार्केट में अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएंगे। तीसरा आप लिख लो डिविडेंड पर शेयर, सॉरी डिविडेंड संबंधी निर्णय, लाभांश, लाभांश संबंधी निर्णय। अब लाभांश, कोई भी कंपनी यदि अपने प्रति शेयर पर अधिकतम लाभांश देती है तो भी आप देखो उस दिन बाजार में उस कंपनी के शेयर मार्केट में शेयर बढ़ जाएंगे, उसकी शेयर्स मतलब शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर? तो हमने तीन चीज़ देखी, पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट विनियोजन, दूसरा फाइनेंशियल वित्तीय सुदृढ़ीकरण, तीसरा डिविडेंड। मतलब ये तीनों चीज़ क्या है, यह जो लक्ष्य प्राप्त करना है हमें अर्निंग पर शेयर का, इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों द्वारा इन तीन पॉइंटों पर क्या लिया जाता है, उचित निर्णय लिया जाता है। क्लियर? 2 मिनट रुक जाओ, ये निकल जाएंगे, बगल में क्या हमारे शादी ब्याह हैं। हाँ जी, बंद हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रबंधकों को यदि आपके अर्निंग पर शेयर बढ़ाने हैं तो इन तीन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और डिविडेंड एस्पेक्ट पे करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और समझ लो, आप तो मानो कि आप व्यवसाय के मालिक हो, ठीक है, और आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बढ़िया हो रही है ये, और यदि आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बढ़िया हो रही है तो मुझे एक चीज़ बताओ, किन किन एस्पेक्ट्स पे किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। एक तो आपूर्तिकर्ता, सोचना, बस थोड़ा सा सोचना, फिर क्या रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपूर्तिकर्ता और ऋणदाता। अभी इस पे सोचो, आपूर्तिकर्ता और ऋणदाता को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या लाभ होगा, या हमें इस एस्पेक्ट्स पर क्या लाभ होगा। देखो, हमारा अगर प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अर्निंग पर शेयर हमारी बढ़िया जा रही है मार्केट में, तो आपूर्तिकर्ता को हम क्या कर पाएंगे, टाइम पे पेमेंट कर पाएंगे ना। सपोज़ को मेरा समोसा बनाने का काम है, मेरे आलू आते हैं भैया, डेली के 100-150 किलो आलू आते हैं, यदि मेरी भैया कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी तो आपूर्तिकर्ता को मैं समय पे भुगतान कर पाऊंगा ना। ऋणदाता, जिसने मुझे ऋण दिया है जिस बैंक ने, वो क्या करेगा, ऋणदाता को भी क्या कर पाऊंगा मैं, ब्याज और मूलधन का समय पे भुगतान कर पाऊंगा ना। साथ ही साथ उस ऋणदाता का मेरे प्रति विश्वास भी दृढ़ होगा कि बाजार में इसकी कंपनी के शेयरों के भाव बहुत अच्छे हैं, जितना मैंने ऋण दिया है वो तो चुटकी में चुका देगा ये आदमी। तो क्या देखा, ऋणदाता का मूलधन प्लस ब्याज भी मैं क्या करूँगा, समय पे चुका दूंगा। और कौन सा एस्पेक्ट रह गया, ग्राहक और कर्मचारी, दो और रह गए। पहले मैं कर्मचारी को ले लेता हूँ। एक बार बताओ, यदि किसी कर्मचारी की कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे रेट में बढ़ रहे हैं, पर शेयर उसके जो ग्रोथ हो रही है अच्छी हो रही है, सपोज करो गूगल के शेयर्स हो गए, इन्फोसिस के शेयर्स हो गए, तो उसका फ़ायदा कर्मचारी को मिलता है, बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ठीक है ना। और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है कि भैया अपनी कंपनी तो जोरदार क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो कर्मचारियों को लाभ क्या होता है, नियमित वेतन वृद्धि मिलती है। एक तो इनको नियमित वेतन वृद्धि, ठीक है, और एक इनको क्या होता है, स्थायित्व का भी लाभ होता है कि क्या रहेगा, अब मुझे स्थायित्व रहेगी, ठीक है ना, सुरक्षा रहेगी जॉब के प्रति। आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता, कर्मचारी और ग्राहक, मेन आदमी तो भैया यही है, यही भोले शंकर है व्यवसायियों के लिए। ग्राहकों को क्या लाभ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।
आर्थिक रूप से कैसे भैया, कोई कंपनी अगर बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बढ़िया अगर प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो उसका लाभ ग्राहकों को भी होता है। तो आप क्या करेंगे, आर्थिक प्लस सामाजिक सुरक्षा। देखो अर्निंग पर शेयर आपकी इसलिए बढ़ रहे हैं, अगर मार्केट में ये सूचना आ जाए विकास जी के समोसे में सड़े हुए आलूओं का इस्तेमाल होता है, तो क्या होगा, तुरंत मार्केट में मेरे शेयर के प्राइस गिर जाएंगे। तो ये जो नवीन अवधारणा है ये इन सब बातों का ध्यान रखती है। तो मेरा भैया जो ग्राहक होंगे उनको भी मैं अच्छा सामान दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि भैया मार्केट में अगर रूमर उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मैं क्या करूंगा, सुरक्षा करूंगा। और इस नवीन कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करके भी चीज़ आती है। ठीक है, तो नवीन अवधारणा में यदि मैंने गरीब बच्चों को बैग बांट दिए और मैंने कोई ऐसी वैन चला दी जो एक समय भोजन कराती है गरीबों को, और उसमें मेरा ऐड जाता है, तो लोगों का लगता है कि भई ये सामाजिक सुरक्षा में भी सक्रिय है, और उस माध्यम से कंपनी की साख भी बढ़ती है, और उससे क्या होता है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते हैं। क्लियर। अब इसके पक्ष में और विपक्ष में जो बातें हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये एक तरीके से जो पुरानी अवधारणा है उसके ऊपर सुधार है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कमियां थी उसको इसने ठीक करके और वर्तमान में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लेके आए। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को जो लेके आए हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कर देता हूँ। ये तो विपक्ष में तर्क हो गए और ये इसके पक्ष में तर्क हो गए। जो उसके विपक्ष में थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, उसी को कन्वर्ट करके मैं किस में लेके आ जाऊंगा, पक्ष में ले आऊँगा, मुझे जो ठीक कर लूँगा। क्लियर। देखो इसको आराम से समझते चलना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर टिपेगा। तो हम क्या करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। पहला क्या लाभ हो सकता है भाई धन का अधिकतमीकरण का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। आज के समय में जो हमारे स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स है व्यवसाय के, उसमें क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है ये। तो इसको यूनिवर्सली को बोल रहे हैं सार्वभौमिक स्वीकार्यता। ठीक है। दूसरा हमने वहाँ क्या देखा था, एक कमी, जोखिम के तत्व उसमें विद्यमान थे, इसमें जोखिम के तत्व विद्यमान नहीं है। जोखिम के तत्व इसमें विद्यमान नहीं है कि भैया यदि प्रोजेक्ट ए है, या दो आपको ऑप्शन मिलते हैं कि ए में इन्वेस्ट करोगे तो आपको भैया 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, बी में इन्वेस्ट करोगे तो 15 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन बी का इन्वेस्टमेंट कैसा है, अनसर्टेन है, लाभ हो भी ना भी हो, रिटर्न आवे नहीं आवे, कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में तो बी पे चले जाएंगे जिसमें अनसर्टेन है। क्यों, क्योंकि हम वहाँ केवल क्या देखते हैं, लाभ किस में अधिक हो रहा है। परंतु इसमें क्या है, इसमें हम ये देखेंगे, अरे भैया सर्टेन भी होना चाहिए, कंपनी को लाभ भी होते रहना चाहिए। तो उस पक्ष में हम कहाँ जाएंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जाएंगे। और उसका अगला पॉइंट क्या हो गया, आपका जोखिम का तत्व हो गया। पहला सार्वजनिक और सार्वभौमिक स्वीकार्यता, दूसरा जोखिम का तत्व हो गया, तीसरा हमने वहाँ देखा था कि जो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, लाभ का अधिकतमीकरण था, उसमें जो व्यापारी था वो शॉर्ट टर्म और नैरो साइट लेके चलता था। और लेकिन यह कॉन्सेप्ट कैसा है, लॉन्ग टर्म है, दीर्घ अवधि का कॉन्सेप्ट है। ये आज का लाभ नहीं देखता, ये देखता है कि मेरी कंपनी 5, 10, 15, 20 साल चले, मेरे बच्चे भी जब पैदा हों तो इसको और बढ़ाएं इस संपदा को, ऐसा नहीं हो यहीं ये समाप्त हो जाए। तो यह जो विचारधारा है ये व्यवसाय को दीर्घ अवधि तक ले जाने के लिए जो जो आपको प्रोजेक्ट में, प्लानिंग में, मार्केटिंग में, डायरेक्टिंग में जो जो आपको काम करने हैं वह आपको करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ आपको उस क्वालिटी को मेंटेन करके रहना पड़ेगा। तो ये कौन सी आ गई, दीर्घ अवधि हो गई। पहला सार्वभौमिक स्वीकार्यता, दूसरा जोखिम तत्व कम है, तीसरा दीर्घ अवधि। एक बार पुनः मन में विचार कर लो। ठीक है, तीसरी बात, चौथी और इसमें जो आपके फंड्स हैं, प्रोवाइड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिजर्व्स। कहने का तात्पर्य है
कि जैसे अभी हमने देखा 10 करोड़ और 15 करोड़ वाला हम एग्जांपल ले रहे थे, तो हमने 10 करोड़ में इन्वेस्ट किया, मतलब एफिशिएंट पे हम गए, हाँ कुशलता पर हम गए, हम खतरे पे नहीं गए कि भैया अगर हम जाएंगे कल को कुछ ऐसा कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो भैया मेरे अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएंगे, एकदम से गिर जाएंगे बाजार में, मेरी साख संपदा सब धूल में मिट जाएगी। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो भी रिजर्व्स हैं उनका क्या करेंगे, एफिशिएंट क्या करते हैं भैया, इसमें एलोकेशन करते हैं। क्लियर? इम्पोर्टेंट, मुद्रा मूल्य के सामने समय की अपेक्षा हम नहीं करते, जैसे उसमें करते थे ना, इसमें नहीं करते। इसमें कैसे, मेरा तात्पर्य है जो हमने समझा था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, ए में 50 करोड़ मिलते हैं, फिर 10 करोड़ मिलते हैं, फिर 5 करोड़ मिलते हैं, टोटल कितने मिलते हैं, 65 करोड़ मिलते हैं। प्रोजेक्ट बी में पहले साल मिलते हैं 5 करोड़, दूसरे साल 10 करोड़ और तीसरे साल मिलते हैं 48 करोड़। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो मिल रहे हैं आपको 63 करोड़, नहीं इसको आप कर लो, सॉरी 52 करोड़। तो यहाँ आपके कितने हो गए, 50, 60, 65 और 67 करोड़। अब प्रॉफिट वाले विचारधारा तो क्या बोलेंगे कि भाई 67 करोड़ वाला ले लो, लेकिन ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला किस पर जाएगा, प्रोजेक्ट ए पर जाएगा। कारण कि पहली साल ही वो 50 करोड़ रुपए लेके आ जाएगा और इस 50 करोड़ की वैल्यू तीसरी साल आते आते नहीं करते हुए भी 65 करोड़ तो इसकी अकेले की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से इस 10 करोड़ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी जब तक आते आते। तो इसका आप ओवरऑल आप जब नेट वैल्यू निकालोगे तो ये करीबन 70-75 करोड़ रुपए निकल के आएगी। तो हम क्या देखा, समय के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य का इसमें ध्यान रखा जाता है और वहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉजिटिव पक्ष हो गए। अब इसके विपक्ष में भी देख लेते हैं। विपक्ष में भी देख लो, सोचो, देखो जो उसमें वहाँ आपने पक्ष में देखे थे वो यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं, विपक्ष में हो जाते हैं। इसके 2-3 मेन हैं। एक तो क्या है कि देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो चाहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, मूल उद्देश्य तो भैया लाभ कमाना ही है। लाभ नहीं होगा तो काई की वेल्थ बनेगी। तो ये कहते हैं हमारे इसको कि ये जो इनडायरेक्ट नेम ही है भैया किसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। बावड़े झाड़ा मत बनाओ मैं, बट मोर और लेस ये सब बात सेम नहीं है, लेकिन कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो विपक्ष में जो बोलते हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की इनएफिशिएंसी मानता हूँ मैं इसमें। कैसे, अरे भैया जैसे मेरा एक व्यवसाय है और तुम्हारा भी एक व्यवसाय है, मैं भी 100 रुपये कमाता हूँ, तुम भी 100 रुपये कमाते हो, ठीक है, और बढ़िया अपन दोनों का बराबर व्यवसाय चल रहा है। एक र्यूमर बाजार में उठा कि सपोज करो कि मेरे आलू में कोई गड़बड़ है, जबकि आप और मैं खूब बढ़िया काम करते हैं, इसी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से काम करते हैं, उच्च क्वालिटी की सामग्री आप भी डालते हो मैं भी डालता हूँ, लेकिन क्या होगा उस रूमर से मेरे शेयर गिर जाएंगे। मेरी चाहे सेल कम नहीं हो रही ना आपकी सेल कम हो रही, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपके शेयर के दाम कम हो गए। बोले ये क्या मजाक है, क्या सट्टेबाजी है भाई। आज भी मैं उतना ही बेच रहा हूँ जितना कल बेच रहा था, वो भी उतना ही बेच रहा है जितना कल बेच रहा था, ठीक है। एक दिन अफवाह चल गई कि विकास जी की कंपनी का रिलायंस वालों के साथ क्या हो गया, मर्जर हो गया, या फिर उन्होंने कोई MOU साइन कर दिया समोसे बेचने पर। क्या विकास जी के समोसे कहाँ बिका करेंगे, रिलायंस पर एक्सक्लूसिवली बिका करेंगे। तो क्या हुआ भैया, मेरे शेयर बढ़ गए, 100 रुपये के 130 हो गए, जबकि मेरे तो आज भी उतनी सेल थी जितनी कल थी। अभी तो कोई MOU हुआ ही नहीं, बस अफवाहें चल रही हैं। तो ये जो स्टॉक मार्केट की जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है ना, ये इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्रूव नहीं करती, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इनएफिशिएंट स्टॉक मार्केट डिसीजंस हो गए। क्लियर। अच्छा, और दूसरी बात इसी में आप जोड़ भी सकते हो कि ये स्थितियां जब तक बढ़िया काम करेंगी जब तक कि क्या है, पॉजिटिव आपके क्या है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट से मेरा क्या तात्पर्य है, जैसे अभी कोरोना आ गया, ठीक है, कोरोना आ गया और विपरीत हो गया मामला और धड़ाम देने से शेयर गिरने लग गए। बाकी अभी सेल वेल चाहे कम हुई चाहे नहीं हो, ठीक है ना, परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है।
जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, स्टॉक मार्केट हो गया या पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया या इन पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया, उससे क्या होता है अर्निंग पर शेयर में नुकसान होता है, उसकी रेट में कमती बढ़ती होती रहती है। इसी प्रकार से यदि टेक्टिवली मैं क्या करूं, घोषणा कर दूं कि पिछले साल मैंने मेरे एक शेयर पर 2 रुपये डिविडेंड घोषित किया था और इस साल मैं कितना कर रहा हूं, 5 रुपये घोषित कर रहा हूं। कितना, 5 रुपये घोषित कर रहा हूं। चाहे मेरे बुक्स में नेगेटिव जा रहा हूं मैं, ठीक है, चाहे मेरी बुक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यदि मैंने 5 रुपये घोषित भी कर दिया ना तो भी मेरे शेयर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ पक्ष के बिंदु हैं, कुछ इसके विपक्ष के बिंदु हैं। 2 नंबर 5 नंबर के लिए एक प्रश्न आएगा, उसके लिए हमारे पास ये सफिशिएंट डाटा है। इससे ज़्यादा पीएचडी करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। हल्का सा रिवीजन कर लें। लो साहब, बोर्ड आपके हवाले। सुनो, धन का अधिकतमीकरण, पक्ष में सार्वभौमिक स्वीकार्यता है इसकी, जोखिम तत्व कम है। एग्जाम्पल देखा था 10 करोड़ 15 करोड़, दीर्घ अवधि की ये योजनाएं बनाता है इसमें। और प्रोवाइड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मुद्रा के मूल्य को सामने समय की अपेक्षा इस वाले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में नहीं होती है। विपक्ष में इनडायरेक्ट नेम है, ये कहते हैं भैया ये इसके इनडायरेक्ट नेम है, आप कुछ ही बोलो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेम ही है। और कहते हैं स्टॉक मार्केट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट की प्रेडिक्टिविटी की वजह से आपके कभी भी शेयर ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये कोई ठीक बात नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए एक सेट फॉर्मूला होना चाहिए। ये हमने देख लिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों डिफरेंट चीज़ है। क्लियर। एक इसमें छोटी सी चीज़ का और ध्यान कर लो, ये तो हो गया आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और ये हो गया आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वर्तमान में आधुनिक अवधारणाओं में या पहले भी अगर आप इसको जज करोगे तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आता है। कहने का तात्पर्य ये कि बिना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो नहीं सकती। लेकिन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर आने वाली एक छोटी अवधारणा है। क्लियर। तो मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसी भी व्यवसाय का धन का अधिकतमीकरण करना चाहिए। इसकी डेफिनेशन आपने देख ली थी। डेफिनेशन क्या थी, यह वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य की वह विचारधारा जिसके अंतर्गत व्यवसाय को अंश के मूल्य बढ़ाने पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, अंश के मूल्य प्लस व्यवसाय की संपदा बढ़ाने पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका धन का अधिकतमीकरण हो गया। चलो अब आगे के 2 कॉन्सेप्ट है उनको और देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितना सरल करके, जितना मैटर हमारे एनसीईआरटी में भी था और भी जहाँ मुझे मिला था और हमारे एमबीए में भी कुछ पॉइंट्स थे वो भी इसमें डाल के इस शॉर्ट अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपन ने क्लियर कर लिया है।